अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, आज टीन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि कैसे हमारे इस मुल्क में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाया वो खतरे में है, और जिस तरह से आए दिन फ्रीडम प्रेस, फ्रीडम मीडिया जिस तरह से चापलूसी करने वाले लोग, दलाल किस्म के लोग इस पर हावी होते जा रहे हैं, और जिस तरह से जो मीडिया की आजादी थी वो मीडिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए टीन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें मेहमानी खुसूसी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जनाब महमूद प्रचा साहब हैदराबाद को पहुंचे और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस मुल्क की बर्बादी हो रही है तो आने वाले टाइम में सारे लोगों को एक होना जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारे के साथ सारे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ईवीएम के बगैर इलेक्शन हो। अगर ईवीएम के साथ इलेक्शन होगा तो फिर वही लोगों की जीत होगी जो चाहते हैं। अवाम की कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि अवाम तब्दीली लाना चाह रही है, लेकिन ईवीएम के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। इस मामले पर सारे मौजू पर उन्होंने बात की। इस मौके पर ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के चीफ पैटर्न जनाब आर के आजाद साहब, इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी, इनके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब सैयद इरफान अहमद, इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल मुजीब समाजी कारकुन, मोहम्मद सुल्तान बेबाक टीवी के चेयरमैन, मोहम्मद जावेद एएसजे न्यूज के चेयरमैन, मोहम्मद मंजूर जो एक समाजी कारकुन है, इसके अलावा अफसर खान जीएमटी न्यूज के चेयरमैन के अलावा टीवी सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की सारी टीम थी और ये प्रोग्राम को सक्सेस किया। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। कहते हुए मैं शेख रहमत अली साहब से कहूंगा कि वो जल्दी की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा आप ले लो साहब ठीक मुझे बहुत अच्छे टीचर सब यहाँ पे बात करते हैं। चाहिए ये सारे हो रहे थे। मुझे साहब काम है अनिल सर, मुझे तो दिया
अफसर साहब, दवे साहब, तो हाजिर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा स्टेज पे आइए। बस 1 मिनट का हिसाब पूछिए, उसके बाद से थोड़ा हाजिर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इस प्रोग्राम को जो है कवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल साहब, अफजल साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई साहब की मोहम्मद मंसूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा मुझसे चाहिए। लिफाफा तो भाई कौन दी साहब, अब आखिरी में मैं आगे आदर साहब कि मैं नवीन प्रसाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आदर साहब बड़ी अर्जी को हम देना है। शुक्रिया सर। ज्यादा वक्त काम नहीं लगे गुजारिश करता हूँ आज हमारे संविधान को बचाने का वक्त आ चुका है, बचाने का वक्त आया है। इसके लिए जैसे कि महमूद प्रसाद साहब जिस तरह से मूवमेंट शुरू करे हैं, इससे तमाम हमारे जो जुनून और पूरी ईमानदारी से काम करने वाले जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट की एक हिम्मत, अगर इस तरह का काम करते हैं तो उनके सपोर्ट में हमें चाहिए कि इनका साथ दें और हम इस तरह से एक मूवमेंट चलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह से संविधान का खत्म हो रहा है और डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, आजादी खत्म होते जा रही है, गोदी मीडिया बन चुकी है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ वेब चैनल पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखे हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर जनाब महमूद प्रसाद साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आर के आजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 अपने लफ्ज का इस्तेमाल करें। इसके बाद से महमूद प्रसाद साहब तकरीर करेंगे, इसके बाद से फिर सवाल और जवाब होंगे। जो भी आप सवाल करेंगे, आज के जो मौजूदा हालत है, याद रखिए, अगर कोई ये महात्मा गांधी ये सोचे होते कि मेरे एक से ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर गुलाम नबी आजाद, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अगर वो सोचे होते कि अगर मेरे एक से क्या होगा, देश कैसा आजाद होगा, तो शायद ये मूवमेंट नहीं बनता। अशफाक उल्लाह और भगत सिंह भी अगर ये सोचे होते कि मेरी फांसी लेने से एक से क्या होता, तो शायद हालत कुछ और होते। एक को जुट के आना है, आगे बढ़ना है, और उनकी मौत एक हमारे हिंदुस्तान में एक इनकलाब लाई और आज हम आजाद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस कदम के लोग इस मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हैं। तो बहरहाल मैं आजा साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 लफ्ज अपने क़ायद का इज़हार करें और उसके बाद से महमूद प्रसाद साहब जो है बात करेंगे। आज हमारे संविधान को बचाने का वक्त आ चुका है, बचाने का वक्त आया है। इसके लिए जैसे कि महमूद प्रसाद साहब जिस तरह से मूवमेंट शुरू करे हैं, इससे तमाम हमारे जो जुनून और पूरी ईमानदारी से काम करने वाले जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट की एक हिम्मत, अगर इस तरह का काम करते हैं तो उनके सपोर्ट में हमें चाहिए कि इनका साथ दें और हम इस तरह से एक मूवमेंट चलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह से संविधान का खत्म हो रहा है और डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, आजादी खत्म होते जा रही है, गोदी मीडिया बन चुकी है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ वेब चैनल पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखे हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर जनाब महमूद प्रसाद साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आर के आजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 अपने लफ्ज का इस्तेमाल करें। इसके बाद से महमूद प्रसाद साहब तकरीर करेंगे, इसके बाद से फिर सवाल और जवाब होंगे।
जो भी आप सवाल करेंगे आज के जो मौजूदा हालत है, याद रखिए, अगर कोई महात्मा गांधी ये सोचे होते कि मेरे एक से ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर गुलाम नबी आजाद, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अगर वो सोचे होते कि अगर मेरे एक से क्या होगा, देश कैसा आजाद होगा, तो शायद ये मूवमेंट नहीं बनता। अशफाक उल्लाह और भगत सिंह भी अगर ये सोचे होते कि मेरी फांसी देने से एक से क्या होता, तो शायद हालत कुछ और होते। एक को जोड़ के आना है, आगे बढ़ना है, और उनकी मौत एक हमारे हिंदुस्तान में एक इनकलाब लाई, और आज हम आजाद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस कदम के लोग इस मुल्क को तबाह करने के लिए बैठे हैं। तो बहरहाल मैं आला साहब से गुजारिश करता हूं कि दो लफ्ज अपने ख्याल का इज़हार करें, और उसके बाद से महमूद प्रसाद साहब जो है बात करेंगे। और प्राचा साहब इंतहाई गंभीर मसलों को, औकाफी मसाइल को और मिली मसाइल को, और खास तौर पे अब तो एक बहुत ही देरीना मसला है जो आवाम के दिलों में सुलग रहा है, ईवीएम के मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर हमारा देश, जिसमें कई बड़े बड़े लीडर है, उलमाए दीन है, लेकिन आज खामोश बैठे हुए हैं, वो एक शख्सियत है जो आज इस मसले को लेकर अपने एक छोटे काफिले के साथ आगे बढ़ रही है, और बेबाक तौर पर, बेबाकाना अंदाज में आज इन सारे मसाइल पर बात कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं। इस बाबत ही आज तो ये कहूंगा मैं कि प्राचा साहब जैसी इनकलाबी शख्सियत का असर है ये कि आज हमारे हैदराबाद में वो जब से आ रहे हैं, तो हमारे हैदराबाद के जो नौजवान एडवोकेट्स है, उनमें भी उनकी छाया दिखने में आ रही है। क्योंकि आज ये हमारा ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का जो प्रोग्राम है, इस एसोसिएशन के रूए रवा गुज़िश्ता 14 सालों से ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं मुख्तलिफ उन्वानात पे। आवाम ने बहबूद के लिए, दस के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, उसके रूह रवा जो है सदर उसके शेख अहमद अली साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें भी प्राचा साहब की छाया है। और इस डाइस पर भी जो बैठे हैं, अभी कुछ अरसे से मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ के एडवोकेट्स अफजलुद्दीन दखनी साहब, इरफान साहब, अरफान साहब, अफसर साहब, वो दीगर लोग जो बैठे हुए हैं, उनके साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो पुरानी कहावत है, सोहबत का असर बराबर होता है। ये लोग भी बड़े बड़े मसाइल को बेबकाना तौर पर आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे प्राचा साहब की उनके खिदमत को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनके खिदमत की कोई कीमत नहीं है मैं उनकी दे सकता, यहाँ की कौम दे सकती है। अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, हमारे मसाइल को आज इतना आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज सारे तरफ तारीखी है, गरीब मजलूम अगर कोई देखता था तो वो जुडिशल की तरफ देखता था और मीडिया की तरफ देखता था, लेकिन आपने देखा मीडिया को पपेट बना दिया गया। मरकजी हुकूमत के वो बिल्कुल पपेट बन गए हैं, और मजलूम जुडिशल का भी आपने देखा, एक राज्यसभा की सीट के लिए पूरी एक आइन आता है, फैसला सारे चीजें शवाहिद है, लेकिन फैसला दूसरे को दे दिया जाता है। बस आज जुडिशल का भी यही हाल है। और तो ये उस बात पे ये कहूंगा मैं कि बने हैं फिरका परस्त, मुद्दे भी मुंसिफ भी, हर हाथ पहना हुआ है दरगाह ने, मैं किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो आज सारी चीजें आपके सामने मैं क्या बोलूं, शहंशाह किताबत, शहंशाह कानूनदान आपके सामने बैठे हैं, और सारे मजलूम लोग, गरीब लोग बस आंख उठाए हुए देखे हैं, और उनके दिलों से एक ही आवाज आ रही है कि कुछ देर की खामोशी है, शोर जरूर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर भी आएगा। तो कहते हुए कि सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे शहंशाह कानूनदान और हमारे मसाइल को आगे लेके बढ़ने वाले, उनके खिदमत की मैं दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ। और सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे एक्टिविस्ट है, और सारे जो कई लोग जो
वकला है, खानूनदा है, मुजीब साहब है, मकसूद खान है, अफसर खान है, ये सारे लोगों ने अपनी खिदमत को, सुल्तान है, जावेद साहब है, ये सारे लोग अपने खिदमत में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके मिजाज में और उनकी तबीयत में राजा साहब की भी छाया जरूर आएगी। तेलंगाना के लोगों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दो इश्यूज हैं बड़े बड़े। एक इशू है ईवीएम का। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा एक सिर्फ नारा नहीं है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी, देश खतरे में है ईवीएम के जरिए से। अगर आम नागरिकों का वोट उनकी सरकार नहीं बनाता, बल्कि एक ईवीएम की मशीन सरकार बनाती है, तो ये कितना बड़ा खतरा मुल्क के लिए है, भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, हम वोट किसी को देंगे, बनेगा कोई और अगर किसी के पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि जनता को, आवाम को निगलेक्ट करके, उनको भूल कर, उनका शोषण करके सरकार बन सकती है, तो कोई भी जो सरकार बनाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जनता से बात ही क्यों करेगा, उनके बारे में सोचेगा ही क्यों। इतना अहम मुद्दा है कि आप वोट किसी को दे रहे हैं, वोट किसी और को जा रहा है, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा खतरा मुल्क में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ईवीएम को हटा के, पूरी तरीके से हटा के, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हम लोग वकील हैं, कानून के जानकार हैं, कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी अड़चन नहीं है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरीके से होंगे, लेकिन पेपर बैलेट से होंगे। ईवीएम से चुनाव ज्यादा महंगे होते हैं, ईवीएम से चुनाव खतरे से भरे हुए होते हैं, ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित, सेफ होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं और सस्ते होते हैं। तो फिर भी अगर कोई पेपर बैलेट की मुखालफत करता है, इसका मतलब उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन जीतना है। ये बात अपने जहन में क्लियर कर लेनी चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी इस बात से अब इत्तेफाक रख रही हैं। कल आप सब लोगों ने सैम पिट्रोडा साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसमें देवासायम साहब, जो सिटीजन कमीशन जो बनी है इलेक्शन के लिए, जिन्होंने 2021 में रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने भी कल देवासायम साहब ने और सैम पिट्रोडा साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है, कोई वीवीपैट नहीं, कोई मशीन नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। अगर अवाम साथ है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा ले। भारत में सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है आप सब लोगों को कमर कस के, देश बचाने के लिए, अपना वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश को दुश्मनों के हाथों लुट जाने से बचाने के लिए कमर कस के ईवीएम की मुखालफत में हर एक उस सीईओ के ऑफिस के बाहर, जो स्टेट के हेड होते हैं इलेक्शन कराने के, जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके ऑफिस के खिलाफ परमानेंट प्रोटेस्ट लगाना है, जैसा किसान आंदोलन में, सीएनआरसी में लगा था। दूसरा, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो डीएम होते हैं आमतौर पर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन लगाना है और बैठना है वहां पे सीएनआरसी और किसान आंदोलन की तरीके से। तीसरा, जहां जहां भी इलेक्ट्रिशियन की वोटिंग मशीन्स, वेयर हाउसेज हैं, गोदाम है, जहां पे रखी जाती हैं, वहां आपको घेराबंदी करके बैठना है। तो ये काम आप लोग शुरू कर दें, जिस जिसकी जहां ताकत है, तेलंगाना में भी, और जहां जहां हमारी आवाज सुनी जा रही है। तो ईवीएम हटाओ। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस काम पे आप तुरंत लग जाएं। सभी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करें, फोन के जरिए से हमारा मैसेज पहुंचाएं, घर घर जाएं, घर घर लोगों को कन्विंस करें कि ईवीएम एक धोखा है, देश के लिए खतरा है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, इसमें कोई भी इसमें अड़चन, रुकावट है ही नहीं। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरा, जो वोटर हैं वो अपने वोट चढ़वाने का भी काम करें, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और उनसे जो सीखती हैं तंजीम और जो उनके
साथ गठजोड़ करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नजर आने वाला गठजोड़ या ना नजर आने वाला गठजोड़, वो आपके वोट कटवाते हैं, वो फर्जी वोटर्स के जरिए से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये दो काम करने हैं आपको, अपने वोट भी बनवाने हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने। अभी टाइम है वोट बनवाने का भी, तो आप लोग सब फॉर्म 6 भरें और अपने वोट चेक करें। और जो डीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है, एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि घर घर जाके वोटर लिस्ट दुरुस्त करें। ये भी उनके ऑफिस के बाहर आप जब धरना करेंगे तो उनको मजबूर करें कि घर घर जाके वोटर लिस्ट भी दुरुस्त करें। किसी भी इंसान का, किसी भी नागरिक का 18 साल का जो जनवरी 1, 2024 को हो गया है, उसका वोट कटना नहीं चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी जब आप लोग प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के लिए, ये भी एसडीएम और डीएम साहब को बोले कि ये काम आप फौरन कराएं। सब इलेक्शन कमिश्नर क्या दबाव में है? आपका क्या सुनना ही नहीं चाहता? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम, जनता जो है, इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं हम दबाव में हैं। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या स्टेचर है, ये भी समझना चाहिए। हालांकि स्टेचर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ताकत है। तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है ही, इसमें कोई शक नहीं है। दबाव में या लालच में, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा के कि चुनाव जनता की मन मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जनता जो चाहती है उस तरीके से होना चाहिए, चुनाव सुरक्षित होना चाहिए। जो खतरे भरा चुनाव कराने के लिए जिद कर रहा हो, वो चुनाव आयोग ईमानदार चुनाव आयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल दबाव में है या लालच में है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से ये जो खुसूसी जलसा मुनक़्क़द किया गया, जनाब रहमत अली साहब, जनाब आज़ाद साहब और उनके तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोगों ने हमें ये मौका दिया। कुछ ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर नहीद परचा साहब तशरीफ फरमाएंगे। वो आ चुके हैं, अभी यहाँ गोलकुंडा होटल में है। फ्रेश रहमत भाई बुला नहीं सकते, जनाब रहमत साहब को कंटिन्यू करते हुए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस की आजादी आर्टिकल 119 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन का जो इख्तियार संविधानिक इख्तियार दिया गया है, इसमें प्रेस के तमाम चीजें फंडामेंटल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। आपकी ताकत इतनी है, प्रेस और मीडिया से अवाम का जहन बनाने की ताकत रखते हैं आप। हुकूमतें तब्दीली होती है, इस ताकत को दबाने के लिए, इस ताकत को खरीदने के लिए जो 2014 से कोशिशें की जा रही है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर मीडिया हाउसेस, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसको छोड़कर कुछ ऐसे होनहार ईमानदार जर्नलिस्ट मीडिया हाउसेस है जो आज भी हक और बेबाकी की बात कर रहे हैं। उनमें से ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन भी एक बेबाक एसोसिएशन है। सालों से हम देख रहे हैं कि इस एसोसिएशन ने बेदारी की कई मुहिम चलाई और इस मुहिम का हिस्सा आज सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ डेमोक्रेसी उन्वान है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिस पर तफसीली रोशनी डालेंगे महमूद परचा साहब।
कुछ वक्त लगेगा वो आने के लिए। मुख्तसर एक बात आपसे इस शेयर करना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स, हुकूक से पहले जिम्मेदारी आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के तहत 11 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हम आप सिटीजन्स के ऊपर आयद है। हम वकला चाहते हैं कि अवाम में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बेदारी आए। उन तमाम 11 ड्यूटीज में यह है कि हम संविधान का पालन करें, संविधान के ऊपर यकीन करें, नेशनल इंटीग्रेशन को कायम करें, मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, इत्तेहाद की बात करें। तो आज का ये जलसा भी हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक हिस्सा है। हम भी संविधान की अहमियत को उजागर करने के लिए यहां पर बैठे हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। उन तमाम से पहली दरखास्त यह है कि जिम्मेदारियां फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर रोशनी डालें। यकीनन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा, मुल्क को मजहबी रंग दिया जा रहा, मजहबी सियासतें पनप रही है। तारीख गवाह है, किसी भी मुल्क में कहीं भी मजहब की बुनियाद पे जब सियासत होती है तो मुल्क, वो रियासत, वो कौम तबाह हुई है। तो बैसियत लॉ प्रैक्टिशनर आपसे अदबन दरखास्त करता हूं कि आप लोग संवैधानिक अधिकार की नॉलेज गेन करिए। 2014 से पहले भी देश था, 2014 के बाद भी देश रहेगा, लेकिन कुछ मुट्ठी भर गोदी मीडिया मुल्क की अहमियत को नहीं समझते, इतिहाद की अहमियत को नहीं समझते, जिसकी वजह से आप जैसे ईमानदार मीडिया जर्नलिस्ट को दुश्वारी हो रही है। और हम उन तमाम जर्नलिस्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिए हैं, फ्रीडम के बाद हक और बेबाकी से लिखे हैं, कई जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है। तारीख गवाह है कि हर वक्त, हर दौर में मीडिया को दबाया गया। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इब्तिदा हो रही थी तो प्रिंट मीडिया ने लॉबिंग की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताकतवर हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पनपना चालू हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दबाना चालू किया इसको। तो अब ये जो प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, इतना एलॉबरेट हो गया कि इसको दबाना नामुमकिन है। आप लोगों की काविशें, आप लोगों की मेहनतें यकीनन रंग लाएगी। आप लोगों से बात करने के मामले ये है कि हम हजारों लोगों से बात कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार शहरी है, हम एक जुडिशल मैकेनिज्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह से हम मसाइल को फेस करते हैं, हमको ये बराबर दिख रहा है कि अवाम में कानून के ऊपर भरोसा कम होते जा रहा है। कानून वही है, लेकिन कानून की अहमियत को समझने की कमी हो चुकी है।
एक छोटा सा वाक्या, हाल ही में एक खातून आई मेरे यहां, उसको एक दरखास्त डालना था मेंटेनेंस का। वो खातून के पास एक आधार कार्ड था जिसमें उसका नाम फलाना था। मेंटेनेंस केस डालने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तमाम चीजें, शादी का निकाहनामा चाहिए। लेकिन जब उसका बैंक अकाउंट देखा मैं, तो बैंक अकाउंट में उसका दूसरा कुछ और नाम था और आधार कार्ड में कुछ और अलग नाम था। जब दरियाफ्त करा मैं, वो कहने लगी कि शादी से पहले जो नाम था सर, वो नाम मेरा बैंक अकाउंट में है और शादी के बाद मेरे शौहर ने नाम रखा है ये आधार कार्ड में। जो बजट आता है कमोपेश 40% बजट वापस आ रहा है क्योंकि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म सही नहीं रहे। तो छोटे छोटे लेवल से हमें कानूनी बेदारी करना चाहिए और हम वकला भी आप लोगों के यहां रहेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं जनाब रहमत अली साहब का कि हमें कुछ अल्फाज जिक्र करने का मौका दिया है और उम्मीद है कि आजाद साहब तो सालों से हमारे यहां लगे हुए हैं। आजादी के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, एक कमेटी बनी थी जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी। आज 26 जनवरी कमोपेश 75 ईयर्स हो चुके हैं। मुल्क के किसी भी कोने में आज की तारीख में और अब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट प्रीएम्बल का पाबंद है। हम तमाम लोगों ने यह अहद लिया है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक, सेकुलर और रिपब्लिक मुल्क है। मौजूदा मरकजी हुकूमत का जो वोट रेशियो है, आपको जानना चाहिए कि वो सिर्फ 34% है। बाकी परसेंटेज मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने उस आइडियोलॉजी को रद्द किया है। कराचा साहब अभी आएंगे। मुल्क किस तरह से जा रहा है और किस तरह से साजिशें की जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले एक खुफिया न्यूज मिली। आपको जानना चाहिए कि तमाम कंप्लीट देश में, पूरे मुल्क में जो ईवीएम सप्लाई होते हैं आपके यहां मलकाजगिरी मेडिकल डिस्ट्रिक्ट ईसीआईएल से जाते हैं। एक सीरियस नोट यह है, सुना जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ ईसीआईएल एम्प्लॉइज को नोटिस मिली कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अब क्यों निकाला जा रहा है? इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद ईवीएम्स प्रोग्राम होते हैं। कितने ईवीएम्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए, कितने कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने वाले हैं, वो हिसाब से कितने क्वांटिटी ईवीएम्स चाहिए, वो उस हिसाब से एम्प्लॉयज उस हिसाब से डिप्यूट किए जाते हैं। इस इशारे को समझिए, तजुर्बेकार एम्प्लॉयज को कम वक्त में क्यों निकाला जा रहा है और निकालकर किसको भर्ती किया जा रहा है। इस बात को लेकर विदिन 2-3 डेज एक मीटिंग कॉल की जाएगी और वो एम्प्लॉयज यूनियंस को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक भयानक साजिश की जा रही है कि तासुब परस्त एम्प्लॉयज को ईसीआईएल में आगे। तो
इसकी तशरीह करेंगे। महमूद पचा साहब आ चुके हैं प्रीमाइसिस में, आइए। जा सकता है। हमारे डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट 4 पिलर्स है जो अभी हमारे भाई ने कहा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। ना लेजिस्लेचर का मतलब ये है तमाम हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स है, डेमोक्रेसी हम लोग को राइट देता है वोट करने के लिए। उस वोट से हम लोग MP MLA सेलेक्ट करते हैं। वो MLA जाकर पार्लियामेंट में हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए लॉ पास करते हैं। उसे कहा जाता है लेजिस्लेचर। उसके बाद वो लॉ में जो जो खामियां हैं वो तमाम को करेक्शन करके जुडिशरी को दिया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं जो उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और मीडिया जो भी उसमें खामियां हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो तमाम लोगों के बीच में लाकर उसको उजागर करते हैं। सो ये पूरा एक सर्कल है। इस पे आम आदमी की जिम्मेदारी है कि हमारा वोट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम किस आदमी को अपना लीडर चुनते हैं, वही आदमी जाकर पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून बनाता है। फिर मेजॉरिटी के हिसाब से वो कानून को पास किया जाता है। तो हमारे जनरल पब्लिक पे ये जिम्मेदारी अहद होती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन हमारे लिए बेहतर है। तो मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपना कीमती वोट जो है देख समझ कर इस्तेमाल करिए, आपस में मत पढ़िए। कुरान में ये पहला अल्फाज अल्लाह ताला ने फरमाया है, इक़रा, पढ़, नॉलेज गेन करिए, पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आपको कानून से, डेमोक्रेसी से आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ वो है, गूगल में सर्च करिए, पढ़िए, नॉलेज गेन करिए। इल्म हासिल करने से आदमी में काबिलियत आती है। इल्म आदमी को आँख देता है, सलाहियत देता है चीज़ों को समझने की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे सीनियर एडवोकेट साहब और मीडिया के तमाम लीडर लोग मौजूद हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग पढ़िए, अपना टाइम सही चीज़ में इस्तेमाल करिए। शुक्रिया।